नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर नुकसान करते हैं और 99% ट्रेडर एफडी रिटर्न से भी कम बना पाते हैं। यानी कि केवल 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि सब्सटेंशियल प्रॉफिट ट्रेडिंग में बना पाते हैं। रेस्ट 99% की जो भीड़ है वो अपना नुकसान ही करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग सीखे पढ़े नहीं हैं, इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, कई सारी स्ट्रेटजीज ट्राई की होंगी, बहुत जगहों पे टिप भी लिया होगा, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं बन पाता। तो प्रॉफिट नहीं बन पाने के पीछे वजह क्या हो सकती है, इसको अपने एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडर्स। इसमें दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो पुअर एक्यूरेसी, मेजॉरिटी ट्रेड अगर उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो एक्यूरेसी पुअर है, और दूसरे है पुअर रिस्क रिवार्ड। तो पुअर रिस्क रिवार्ड की वजह से नियरली 80% कैपिटल का लॉस होता है। तो ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लॉसेस भी कम होंगे, और ये भी हो सकता है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट के बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंस है, ये समझ लीजिए। जब तक आपका प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं होगा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो आज हम लोगों का यहाँ पे डिस्कशन का मेनली एरिया है पुअर एक्यूरेसी। अब पुअर एक्यूरेसी क्यों होती है उसको अपने एनालाइज करेंगे। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग में नए हो या लंबे समय से लॉस कर रहे हो तो कुछ तो कमी है। सफलता मिलती है सही एसेट, सही टाइमिंग, सही स्ट्रेटजी और सही रिस्क मैनेजमेंट से। इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ हुआ तो लॉस इनएविटेबल है। किसी हाइप, किसी ओवर प्रॉमिस में नहीं पड़ने का, परिश्रम करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इजी ढंग से बेसिक्स क्लियर करने के साथ बेस्ट एसेट सिलेक्शन, बेस्ट स्ट्रेटजीज विद एंट्री एग्जिट ट्रेनिंग रूल्स प्लस एडजस्टमेंट्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ बताए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। नहीं सर, बेहतरीन सुपर सर। समझाते हो कि कैसे क्या है क्या नहीं है, प्रूव करके इंटरेस्ट लेकर के। ये चीज सबसे बढ़िया लगी मुझे। सर, ये सिलेबस जो आप पिकअप किया है ना, ये बहुत परफेक्ट स्पॉट ऑन है। जितना चाहिए उतना परफेक्टली आप टॉपिक्स बनाए हैं। और जितना आप दो प्राइस में दे रहे हैं मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। 80,000 85,000 रुपया लेता है। जो पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता। हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको उससे 10 गुना हमको मिला। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। बहुत ही बढ़िया कंटेंट सर, आपका सिखाने का स्टाइल। आई विल से योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता सर आपके जैसा। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और प्रॉफिटेबल बनाना होता है, टिप्स के सहारे रहना नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्क्रीनर्स, स्पेशल इंडिकेटर्स, हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। और ऑटोमेशन, जिसका क्लास अगस्त से शुरू होगा, जिसमें स्टूडेंट्स खुद से एल्गो स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट और ऑटोमेट कर सकेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी ले सकते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन करें। यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे पूछिए। और हाँ, हर संडे को 11 बजे का ऑनलाइन फ्री वेबिनार ज्वाइन करना न भूलिए, जहाँ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में मिलेगा। लिंक के लिए आप वेबिनार का मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोर्स डिटेल के बारे में जानना हो तो मैसेज में कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। नंबर दिया गया है, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वेबिनार ज्वाइन कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द क्लास। ट्रेडर्स की पुअर एक्यूरेसी होने के पीछे मेन कारण क्या है? क्यों मेजॉरिटी ट्रेड गलत होते हैं डिस्पाइट उन्होंने कई सारी विद्याएं सीखी? तो इसका सबसे बड़ा कारण है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन या प्रीमेच्योर एंट्री का मतलब है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कहीं से सुन लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, या ग्रीन कैंडल बन रही है उनको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, या उन्होंने कोई न्यूज सुन करके रखी है और उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो किसी भी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और उन्होंने भगवान का नाम लेकर के ट्रेड ले लिया है, प्री मैच्योर एंट्री लिया है। यानी कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई मार्केट ऐसा सिम्टम नहीं दिखा रहा है कि हम इधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिजुडिस के बेसिस पे वो ट्रेड ले लिया। तो वो हो गया स्पेकुलेशन। दूसरा प्रॉब्लम है पुअर एनालिसिस। अब पुअर एनालिसिस का मतलब है एनालिटिकल मिस्टेक आपका कुछ भी हो सकता है अगेंस्ट द ट्रेंड। अब कोई स्टॉक या कोई भी एसेट अगर ऊपर जा रहा है लेकिन मेजर ट्रेंड उसका बियरिश है और आपने एंट्री ले लिया, तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। इसमें आपके ट्रेड के रॉन्ग होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन फेज। देखिए, होता क्या है कि प्राइस के दो फेजेस होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा एक्सपेंशन। प्राइस इनके बीच में चलते रहता है। प्राइस ने ये रैली दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर रैली देगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए प्राइस ने कॉन्ट्रैक्शन दिया, कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद ब्रेकआउट दिया और यहां तक मूव कर गया। यहां तक मूव करने के बाद आपकी नजर पड़ी कि अरे भाई ये तो इतना बढ़ गया, इसमें एंट्री कर लो। आपने एंट्री किया और प्राइस कॉन्ट्रैक्शन फेज में चला गया।
अब कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाने पे आपको ये टेंशन हो रहा है कि हमने लिया तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा। आप मना रहे हैं भगवान से कि ये जल्दी से बढ़ जाए, लेकिन वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट किया, कहीं कहीं नीचे स्पाइक भी मार दिया एक आध, और जनरली एक अच्छा ब्रेकआउट देने के पहले प्राइस थोड़ा सा स्पाइक मारेगा। आपका उसमें एसएल हिट हो गया और आप एग्जिट हो गए। तो आपने कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंट्री लिया, या मार्केट जस्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाने वाला था, जबकि उस समय एंट्री नहीं लेने का। मार्केट जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में हो उसके बाद ब्रेकआउट दे तो वहां पे एंट्री आपकी बनती है। लेट एंट्री के बाद में प्राइस कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है और आप ट्रैप में फंस जाते हो रेंज बाउंड मार्केट के। तीसरा है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि आपको मार्केट में एंट्री लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है एक फॉल्स मूव दिखा करके। अब जैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां से ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब इसको ऊपर में मूव देना है, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया ताकि आपको ये लगे कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा। आपने सेल साइड एंट्री ले लिया, ऊपर में एक स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद प्राइस यहां से अगेन मूव लिया, आपका एसएल हिट किया और आगे बढ़ गया। तो इस इंड्यूसमेंट के आप ट्रैप में फंस करके रॉन्ग ट्रेड ले लिया। और चौथा है कंफर्मेशन। देखिए, थोड़ी सी एंट्री लेट भले हो, थोड़ा सा नीचे का प्राइस मूवमेंट निकल भले जाए, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। कंफर्मेशन अगर आप नहीं लेंगे तो आपके ट्रेड की एक्यूरेसी खराब ही आएगी। तो अब चलिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि भाई अपनी ट्रेड एक्यूरेसी सुधारेंगे कैसे। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, पहला इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर ट्रेंड और दूसरा कंफर्मेशन। ये दो चीजें कर लीजिएगा तो 80% जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। तो अब इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर ट्रेंड, पहली चीज तो ये है कि मल्टी टाइम एनालिसिस ये जरूरी होती है। आप अगर 5 मिनट में 3 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम डे टाइम फ्रेम का चार्ट, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट, ये 4 चार्ट को जरूर देख लेना चाहिए। स्पेशली आवरली चार्ट अगर नहीं भी देखें तो एक तो डे चार्ट में परफॉर्मेंस, 15 मिनट के चार्ट में परफॉर्मेंस और 5 मिनट के चार्ट में परफॉर्मेंस। इसमें आपको ये देखना है कि चार्ट कर क्या रहा है, हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। तो जनरली एक स्कैल्पर के लिए डे टाइम फ्रेम का चार्ट जो है केवल मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस है। बाकी का काम जो है वो आवरली टाइम फ्रेम करता है। आवरली टाइम फ्रेम में अब जैसे ये डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, मान लीजिए बुलिश बन रही है, तो आवरली टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये बुलिश कैंडलें बनी, उसके बाद ये बेरिश बन रही हैं, उसके बाद फिर बुलिश बन रही हैं और करते करते यहाँ पे आकर के क्लोज हुआ। तो डे टाइम फ्रेम में बुलिश है। अब आवरली टाइम फ्रेम में ये 3 कैंडलें बुलिश गई, 3 कैंडलें बेरिश गई, फिर 3 कैंडलें बुलिश गई। तो पहली बात तो डे टाइम फ्रेम में कैंडल बुलिश है तो हमको बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना बेटर रहेगा। तो आवरली टाइम फ्रेम में जब बुलिश कैंडलें बनेंगी तो वहां पे हमारी एंट्री सेटअप बढ़िया रहेगा। इसको फर्दर अगर हम 15 मिनट में ले आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो बुलिश मूवमेंट है, ये कुछ बुलिश मूवमेंट हुआ, कुछ बेरिश हुआ, इस तरह के मूवमेंट मिले। तो जब आवरली टाइम फ्रेम में ये कैंडलें बन रही हैं और 15 मिनट में ये कैंडलें बन रही हैं या ये कैंडलें बन रही हैं, तो वही टाइम हमारे ट्रेड के लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि उसमें फॉल्स मूवमेंट की संभावना काफी कम है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर ट्रेंड। अब अगर मान लीजिए इतना आप नहीं कर सकते तो आपके लिए दूसरा तरीका है मूविंग एवरेजेस। आप सिंपली 10 और 20 का ईएमए ले लीजिए। 10 और 20 के ईएमए को कम से कम आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जरूर देखिए। आवरली में अगर बुलिश है, 15 मिनट में अगर बुलिश है और 5 मिनट में भी बुलिश है, तो वहां पे आपके धोखा खाने की उम्मीद कम रहेगी। वहां पे आपको मेजॉरिटी ट्रेड जो मिलेंगे वो काफी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है तो आप मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अब मान लीजिए आवरली में बुलिश है लेकिन 15 मिनट में मूविंग एवरेज एक दूसरे से गड्ढमड्ढ है और 5 मिनट में भी इंटेंगल्ड है या 5 मिनट में कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं, तो आपको ऐसे समय में एंट्री अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना आपको काफी ज्यादा है। ट्रेडिंग में लोग एक बात नहीं समझते हैं, पैसा कमाना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क और पैसा गंवाना इज वन ऑफ द इजीएस्ट। जरा सा सावधानी होगी पैसा चला जाएगा, लेकिन पैसा बचा करके रखने में और उसको बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एनालिसिस आपकी जितनी प्रॉपर रहेगी, जितना कंफर्मेशन के बाद आपका डिसीजन होगा, उतना ही आप सस्टेन्ड बेनिफिट में रहेंगे। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन फेज। प्राइस एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में धीरे धीरे इसका मोमेंटम रिड्यूस होकर के ये फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज में चला गया। आप यहां से यहां तक तो ऑब्जर्व करते रहे और जब प्राइस यहां पहुंचा तो आपने एंट्री लिया, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होने लग गया। तो अब क्या है, आप स्टे करेंगे तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, ऊपर से थीटा आपके प्रीमियम को खाएगा और ऊपर से यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो इंड्यूसमेंट आपके एसएल को भी हिट करेगा। तो ये क्या है, टाइमिंग का फर्क पड़ता है।
आपको जहां एंट्री लेनी चाहिए थी वहां आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, या वहां आपको डर लग रहा था वहां आप झिझक रहे थे, और झिझक बुझक के बाद में जब आपने डिसाइड किया कि हमको एंट्री लेना है तब तक बहुत पानी निकल चुका। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज आइडेंटिफाई करने का या मार्केट रेंज में जाने वाला है, इसको समझने के कई उपाय हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि मोमेंटम के बाद वाला फेज जहां मोमेंटम डिमिनिश हो जाता है। तो मोमेंटम डिमिनिश दो तरह से होता है, एक तो डिसेंडिंग मोमेंटम और दूसरा असेंडिंग मोमेंटम, और एक तीसरा भी फेज होता है कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम। डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड कॉन्टिन्यूअस। डिसेंडिंग मोमेंटम का मतलब है कि एक कंसोलिडेशन के बाद गैप अप हुआ या किसी कारण से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगली कैंडल छोटी, उसके बाद अगली कैंडल उससे छोटी और करते करते यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो गया। तो इनिशियल कैंडलें बड़ी, उसके बाद कैंडलें छोटी और फिर कंसोलिडेशन फेज। ये हो गया डिसेंडिंग मोमेंटम, क्योंकि इसमें मोमेंटम पहले हाई था और बाद में धीरे धीरे कम। दूसरा होता है असेंडिंग मोमेंटम, उसमें ट्रेड लेना थोड़ा आसान रहता है डिसेंडिंग मोमेंटम से। कंसोलिडेशन के बाद में जनरली एक इंड्यूसमेंट होता है और इंड्यूसमेंट के बाद में छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं, छोटी छोटी कैंडलें क्रमशः बड़ी होती जाती है और फाइनली एक क्लाइमैक्स कैंडल बनती है। तो यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे शुरू हुआ था और यहाँ पे काफी तेज मोमेंटम हो गया। क्लाइमैक्स कैंडल के बाद अब प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन देगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, यानी कि क्लाइमैक्स कैंडल के बाद मोमेंटम डिमिनिश हुआ। तो लो मोमेंटम से शुरू होकर के हाई मोमेंटम, उसके बाद पुल बैक, असेंडिंग मोमेंटम का लक्षण। और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम। कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम काफी बढ़िया होता है लेकिन काफी कम मिलता है। जनरली कंसोलिडेशन के बाद एक इंड्यूसमेंट होता है, प्राइस या तो हल्का सा गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुल करके प्रीवियस क्लोज को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके लगभग एक समान, कहीं भी क्लाइमैक्स कैंडलें नहीं बनने पाती हैं, बीच बीच में इक्का दुक्का छोटी कैंडलें बनती हैं, लेकिन जनरली लगभग एक समान कैंडलें बनती जाती हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम है, इसमें मॉडरेट कैंडलें बनती हैं लेकिन प्राइस का मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्गर होता है। तो प्राइस एक्शन से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फेज को समझ सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका ये है, जिनको प्राइस एक्शन समझने में दिक्कत होगी वो मूविंग एवरेज का 10 और 20 का, जैसा आपने पहले चर्चा कर चुके हैं ईएम में, इसको यूज कर सकते हैं। तो 10 और 20 के ईएम में अगर एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसका मतलब है मोमेंटम इंक्रीजिंग है, लेकिन जब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन फेज आ रहा है। और भी क्लियर अगर समझना है कॉन्ट्रैक्शन फेज को तो MACD काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि MACD दो मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस निकालता है। अब जैसे हमने 10 और 20 का लिया या बाय डिफॉल्ट 12-26 का है, तो मान लीजिए 12 का मूविंग एवरेज 300 पे है और 20 का मूविंग एवरेज 200 पर है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 100। तो MACD जीरो लाइन के ऊपर में 100 पर दिखाई देगी। और चूंकि ये डिफरेंस बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस 50 का था, यहाँ 70 का हुआ, यहाँ 80 का हुआ, यहाँ 100 का हुआ, तो ऐसे केस में MACD लाइन बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका जो एवरेज है लाइन है यानी सिग्नल लाइन, वो इसके नीचे नीचे चलेगी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन फेज आएगा और मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कम होगा, यानी यहाँ पे 100 था तो वो डिफरेंस 90 होगा, 80 होगा। ऐसे केस में MACD लाइन बेंड होगी, झुकेगी, लेकिन इसका जो एवरेज है सिग्नल लाइन वो आगे ही चलती जाएगी और फाइनली MACD इसको क्रॉस करके नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है नाउ कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो वैसे केस में एंट्री अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब ये नहीं है कि हम अपना चार्ट बंद करके बैठ जाए, यहीं पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक रैली के बाद में प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपने वॉल्यूम पे नजर डालेंगे, डेड वॉल्यूम लगभग रहेगा और यहाँ से अगर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग स्पाइक देती है और वॉल्यूम राइज होता है तो ये लक्षण है कि ब्रेकआउट होने वाला है और बढ़ा हुआ वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री हो रही है। अब ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट होते ही हमको एंट्री नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस नीचे आके एक फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। इसलिए हमको यहाँ पे वेट करने का है कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले और रिट्रेसमेंट वाली कैंडल पे वॉल्यूम मिनिमल हो, कैंडल भी छोटी से छोटी हो, प्रीवियस स्विंग हाई को प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉस कर जाए विद हाई वॉल्यूम, तब ये ब्रेकआउट वैलिड है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है, स्पेशली अगर ये ट्रेंड डायरेक्शन में है, हाई वॉल्यूम के साथ में है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में है और कंफर्मेशन के साथ में। बहुत सारे लोग इतना वेट नहीं कर पाते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, वो प्राइस को इस लाइन को क्रॉस करते हुए भी नहीं देखेंगे। प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया, उनको लगा ब्रेकआउट होगा, यहीं पे उन्होंने एंट्री ले लिया, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, उनका एसएलएट हो गया, काम खत्म हो गया।
तो प्री मेच्योर एंट्री, कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंट्री, स्पेक्युलेटिव एंट्री, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री, ट्रेड एक्यूरेसी खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण। तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन फेज में और एंट्री लेनी चाहिए एक्सपेंशन फेज में। तीसरा है इंड्यूसमेंट। देखिए, इंड्यूसमेंट के ट्रैप में वही लोग फंसते हैं जिनको जल्दी ज्यादा रहती है, क्योंकि इंड्यूसमेंट में फंसने के चांसेस ज्यादा तभी रहेंगे जब आप कंफर्मेशन नहीं लेंगे। इंड्यूसमेंट जनरली अगेंस्ट द ट्रेंड होता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी लेने के लिए रिटेलर्स को अगेंस्ट द ट्रेंड ले जाने का कोशिश करती हैं और उनका ऐसा लेट करके ट्रेंड के डायरेक्शन में निकलती है। तो ये जनरली अगेंस्ट द ट्रेंड होता है, पुअर वॉल्यूम होता है। तीसरा, कमजोर कैंडल बनती है, रिजेक्शन ज्यादा होता है। इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे कि अगेंस्ट द ट्रेंड, पुअर वॉल्यूम, वीक कैंडल। अगर वॉल्यूम कमजोर है, ब्रेकआउट देते समय वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो नहीं लेंगे एंट्री। नियम यह है कि ब्रेकआउट देते समय वॉल्यूम राइज करे, रिट्रेस होते समय वॉल्यूम लो हो जाए और इसको ब्रेक करते समय वॉल्यूम अगेन हाई हो जाए, तब यह कंफर्मेशन ज्यादा बेटर रहता है और इसमें आपको फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना कम रहती है, प्रोवाइडेड ऊपर अगर कोई बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल लेवल या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना हो या कोई सप्लाई जोन ना हो। क्योंकि यहाँ से ऊपर जाकर के अगर कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है या साइकोलॉजिकल लेवल है तो मार्केट वहां पे स्टे कर सकता है या वहां से डिक्लाइन भी कर सकता है। तो अगर इन तीन मेजर बातों का ख्याल रखेंगे तो इंड्यूसमेंट में फंसने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। देखिए, 100% आप फॉल्स ब्रेकआउट या इंड्यूसमेंट से नहीं बच सकते हैं और 100% आपकी ट्रेड एक्यूरेसी भी नहीं होगी, आप चाहे जितना कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वाइजली आप चार्ट को देखेंगे, वाइजली इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ट्रेड की संख्या घट जाएगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स फिर उतने नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके ट्रेड की क्वालिटी बढ़ेगी। कम ट्रेड होंगे लेकिन सक्सेसफुल ट्रेड ज्यादा होंगे, इससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उसके साथ में अगर आपका रिस्क रिवार्ड भी है तो फिर दोनों मिलकर के चार चांद लगाएंगे। इन तीनों के अलावा एक और रीजन होता है, ग्रीक्स आर अगेंस्ट। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए ये समस्या काफी आती है। जब एक्सपायरी नजदीक आ जाती है तो थीटा वैल्यू काफी बढ़ जाती है, गामा का रेंज काफी सिकुड़ जाता है, वेगा वैल्यू काफी कम हो जाती है कि थीटा आपके प्रीमियम को तेजी से गला रहा है। गामा एटीएम स्ट्राइक के पहले इतनी रेंज से शुरू होता था, अब ये इतने रेंज में आ गया, इसके बाद के गामा जो है जनरली जीरो होते हैं। तो प्राइस जरा सा आउट ऑफ द मनी आया तो इसका गामा ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और जरा सा इन द मनी गया तो ये आईटीएम हो जाएगा और डेल्टा को 1 के आसपास पहुंचा करके गामा फिर जीरो हो जाएगा। गामा फ्लक्चुएशन काफी स्ट्रांग होगा। ट्रेड जरा सा आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गया तो आपका नेट प्रीमियम जीरो के आसपास में पहुंच जाएगा और एक्सपायरी के समय जनरली मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो इन द मनी जाने का चांसेस बहुत कम रहता है और वेगा वैल्यू काफी कम हो जाती है। वेगा कम हो जाती है यानी कि अब अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती भी है तो वॉलेटिलिटी का असर ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर में काफी कम पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखे होंगे एक्सपायरी के दिन अगर मोमेंटम कम है तो इंडेक्स या अंडरलाइन का चार्ट तो इस ढंग से जाएगा, हल्के हल्के उल्टी सीधी कैंडलें बनाते हुए ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन चार्ट चाहे पुट का हो या कॉल का हो, दोनों का ही, उनके प्रीमियम गिर रहे होते हैं। आपने देखा भाई इंडेक्स पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे लेने से फायदा होगा, लेकिन दोनों ही प्रीमियम के चार्ट नीचे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे सारा हिसाब किताब तो ठीक है, फिर लॉस क्यों हो गया? उसके पीछे मेजर रीजन है ऑप्शन ग्रीक्स। तो अगर आप नोवाइस हैं, ऑप्शन ग्रीक्स की समझ कम है, तो ग्रीक प्रोटेक्शन आपके लिए काफी बेटर रहता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, वीकली एक्सपायरी में अगर आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट वीक का लीजिए और मंथली एक्सपायरी में ले रहे हैं तो कम से कम 15 डेज का गैप होना चाहिए एक्सपायरी में। ये होने से थीटा, वेगा, गामा तीनों की वैल्यू आपको काफी ठीक ठाक मिलेगी। ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से जो लॉसेस हैं वो आपको कम होंगे। ज्यादा थीटा डीके से बचने के लिए आपके ट्रेड में थोड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू हो, उसके लिए स्लाइड आईटीएम में जाइए। अगर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है तो ओटीएम स्ट्राइक ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि काफी सस्ते में लिया हुआ प्रीमियम इन द मनी चला जाएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मोमेंटम मॉडरेट है तो जितना डेल्टा के बढ़ने की स्पीड होगी उससे ज्यादा थीटा वेगा के गिरने की स्पीड होगी। तो ऐसे केसेस में स्लाइड आईटीएम की स्ट्राइक ज्यादा बेटर पड़ती है। तो इन चार बातों का अगर आप ढंग से ख्याल रखते हैं, इनको सही से एनालाइज करते हैं और डिसीजन लेने में हड़बड़ी नहीं रखते, साथ में रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हैं, लॉसेस को ओवरकम करने में आपको काफी मदद मिलेगी। आप जल्दी लॉसेस को ओवरकम कर पाएंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल भी बन पाएंगे। याद रखिएगा, पैसा कमाना इजी नहीं है, ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की और 99% लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते। यहां पर आकर के अगर आप पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। यू हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजंस, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर पेशेंस एंड साइकोलॉजी, तभी यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, वरना आप भी उन 93 या 99% की भीड़ में शामिल रहोगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए,
चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।